हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल बाउंड्री कंडीशन। सो इसकी स्टेटमेंट क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन ऑफ दिस टू अटेन द एक्सट्रीमम वैल्यू। हमें नेसेसरी कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि ये फंक्शनल हमारा जब एक्सट्रीमम वैल्यू अटेन करते हैं। और यू कैन सी द स्टेटमेंट कैन आल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्म for the functional I this where the value of the unknown function, that means y, is not assigned at one or both the endpoints, that means at x equal to a and b, then you have to find out the continuous differentiable curve for which the given functional attains the extremum value, that means you have to find out the curve yx जिसके लिए हमारा फंक्शन क्या देगा, एक्सट्रीमल वैल्यू देगा। ओके, सो you start the expression. We assume that since we know that कि फंक्शन हमारा गिवन है I इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b f of x y y dash dx. Okay, dx is not written here, you can write it. We assume that कि let y with the actual extremal of the functional and we assume another arbitrary function eta x which is defined on ab विद इट्स कॉन्टीन्यूस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हमने खुद से आर्बिट्रेरी फंक्शन को एज्यूम किया ईटा एक्स ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। सो हम क्या करते हैं, लेट वी फॉर्म वैल्यू ऑफ द फंक्शनल आई एट द फंक्शन वाई प्लस एप्सिलॉन ईटा। जब वाई प्लस एप्सिलॉन ईटा पे वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स जहाँ पर वाई था वाई की जगह वाई प्लस एप्सिलॉन ईटा और उसका डेरिवेटिव क्या होगा वाई डैश प्लस एप्सिलॉन ईटा डैश डी एक्स आई हैव रिटन ओवर देयर। ओके, नाउ जो हमारी ये इंटीग्रल है, अगर मैं इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ और बाद में लिमिट ए और बी पुट करता हूँ तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो फंक्शन किसका बन जाएगा, एप्सिलॉन का फंक्शन बन जाएगा। सो इसी तरीके से हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा किसका बन गया, एप्सिलॉन का बन गया और ये हमारी एक्सट्रीमल वैल्यू देगा एप्सिलॉन इक्वल टू 0 पर। कब? जब इस का डेरिवेटिव मतलब आई का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन इक्वल टू 0 होगा एट एप्सिलॉन इक्वल टू 0। ओके, सो एक्सट्रीमल वैल्यू निकालने के लिए हमने इसे एक वेरिएबल का फंक्शन बनाया। एक वेरिएबल का फंक्शन हमारा एक्सट्रीमल वैल्यू देता है जब फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। सो एट एप्सिलॉन इक्वल टू 0 वी विल टेक डी आई बाई डी एप्सिलॉन इक्वल टू 0। सो जब आई का डेरिवेटिव लोगे आप एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में, दिस इज योर आई। जब आई का डेरिवेटिव मैं एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में लेता हूँ, सो दिस इज योर आई हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस आई। सो यू राइट डाउन देयर डी बाई डी एप्सिलॉन ऑफ दिस फंक्शनल इज इक्वल टू 0 at epsilon is equal to 0. Okay, so you have to use the Leibniz rule over there. What I have to do, just take the derivative inside d by d epsilon क्या बन जाएगा आपका कर्ल बाई कर्ल एप्सिलॉन ऑफ द फंक्शन प्लस फंक्शन की वैल्यू होगी x इक्वल टू बी पर अपर लिमिट पर, फिर इनटू में अपर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन माइनस फंक्शन की वैल्यू होगी लोअर लिमिट पर इनटू में लोअर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन दैट विल बी इक्वल टू 0 एट एप्सिलॉन इक्वल टू 0। बिकॉज एप्सिलॉन इक्वल टू 0 हम लिखते रहेंगे क्योंकि इसी पर हमारी वैल्यू चल रही है एक्चुअली। ओके, जब हम ये देखते हैं कि हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी 0। जब ये वैल्यू 0 प्लेस करते हैं तो वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस पार्ट। ओके, सो इन द नेक्स्ट लाइन वी कैन सी दैट वी गेट इंटीग्रल a to b curl by curl epsilon of this equal to 0 at epsilon equal to 0. Now what I have to do, we will use the Taylor theorem now. You know that the Taylor theorem in two variable. Let me show that Taylor theorem in two variable. अगर मान लो f of y plus h y dash plus k है, so हम उसे एक्सपेंड करते थे f of y y dash plus h into curl f by curl y plus k into curl f by curl y dash plus s square into curl square f by curl y square प्लस 2h के इंटू कर्ल स्क्वायर एफ बाई कर्ल वाई डैश प्लस के स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर एफ ओवर कर्ल वाई डैश स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, सो हम केवल एक टर्म तक एक्सपेंड करते हैं एंड द हाई ऑर्डर टर्म भी राइट डाउन। सो इसका यूज करते हुए इसी टेलर थ्योरम का यूज हमने किया है इस एक्सपेंशन में। तो जब हम इस एक्सपेंशन को लिखेंगे तो एक्स इज एज इट इज हियर, तो एक्स इज फिक्स हियर, आई इज राइट डाउन द एक्स एज इट इज, तो एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश ओके प्लस एच क्या है हमारा एप्सिलॉन ईटा इंटू एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस के क्या है हमारे यहाँ पे एप्सिलॉन ईटा डैश, तो के इंटू एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश प्लस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एट एप्सिलॉन इक्वल टू 0. ओके, सो यू कैन अप्लाई द ब्रैकेट हियर।
So this integral will be equal to 0 at epsilon equal to 0. So when we use the neglecting the higher order terms, जब higher order terms को हम neglect करते हैं, so we are left with only the first part. तो first part integral of curl by curl epsilon of f plus epsilon eta curl by curl y plus epsilon eta dash curl by curl y dash is equal to 0 at epsilon equal to 0. बट वी नो दैट कि जो ये फंक्शन है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन. अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0. तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ कर्ल बाय कर्ल एप्सिलॉन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0 एट एप्सिलॉन इक्वल टू 0. जब एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे सो दैट विल बी द कांस्टेंट हियर, दैट विल बी द कांस्टेंट हियर, सो दैट विल बी लेफ्ट हियर ईटा एक्स इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल वाई प्लस ईटा डैश एक्स कर्ल एफ बाई कर्ल y dash dx इक्वल टू 0 एट एप्सिलॉन इक्वल टू 0. नाउ इंटीग्रल आप इंडिविजुअल ले लीजिए. इंटीग्रल आई टेक जो सेकंड इंटीग्रल है, सेकंड इंटीग्रल को मैं एक्सपेंड करता हूँ बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम एक्सपेंड करते हैं. सो वी एज्यूम दैट कि ये जो हमारा है इसे फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और इसे सेकंड फंक्शन मान लीजिए. सो पहले ये इंटीग्रल तो आपने ऐसे ही रखा है, इसमें जब इंटीग्रेशन पार्ट्स अप्लाई किया फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ derivative of first integration of second is equal to 0 at epsilon equal to 0. Okay, so when you place that value, so you can say that कि eta x in this integral and in this integral it is common. इंटीग्रल आपका a से b है तो आई कैन राइट दोनों इंटीग्रल को कंबाइन करके eta x इंटू में जो क्या कोफिशिएंट बचा आपका कर्ल एफ बाई कर्ल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश इंटू डी एक्स प्लस जो ये टर्म्स है अब कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश इंटू ईटा एक्स है आपका लिमिट ए टू बी इज इक्वल टू 0. लेकिन ईटा एक्स हमने क्या लिया, आर्बिट्रेरी फंक्शन लिया है और आर्बिट्रेरी फंक्शन को हमने कहा नहीं है कि ये वेनिस कर रहा है एंड पॉइंट पर. ओके, तो कहने का मीनिंग है यू हैव टू राइट डाउन दैट इंटीग्रल विल बी एज इट इज, दिस विल बी एज इट इज हियर और इसके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आई जस्ट अप्लाइड ओवर देयर. ओके, नाउ वी नो दैट कि ईटा एक्स इज डजंट वेनिस एट द एंड पॉइंट. तो अगर वेनिस नहीं कर रहा है तो दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0. अगर ये इक्वल टू 0 नहीं होगा तो हमें पता है कि दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 0. अगर ये दोनों वैल्यू का सम आपका 0 के इक्वल आ रहा है बट दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ये और ये अलग टर्म्स है. इफ़ दीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड देयर सम इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स दैट विल बी इंडिविजुअली इक्वल टू 0 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0. एंड वी से दैट कि जो इक्वेशन नंबर 5 है दैट विल वर्क फॉर ऑल द परमिसिबल वैल्यू ऑफ द ईटा एक्स. ओके, सो इंडिविजुअली इक्वल टू 0 लेते हैं तो यू विल गेट दैट कर्ल ए टू बी इंटीग्रल ऑफ दिस eta x dx is equal to 0 and the second term कर्ल by कर्ल y dash eta x at x equal to b minus कर्ल by कर्ल y dash eta x at x equal to a is equal to 0. ओके, सो अब हमारा eta x क्या है, आर्बिट्रेरी. अगर मैं इक्वेशन नंबर 6 में eta x हमारा आर्बिट्रेरी है सो कहने का मीनिंग है हर एक फंक्शन के लिए इंटीग्रल अगर 0 है सो यू से दैट कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू 0. सो आई कैन से दैट कि फ्रॉम द 6 eta x arbitrary so I can write down that will be equal to 0. और ये हमें पता है कि ये हमारी क्या है, आइलर इक्वेशन. ओके, अगर हम इक्वेशन नंबर 7 को देखें तो हमारे पास सेम है कि कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश इंटू ईटा एक्स ये फंक्शन है. इसकी वैल्यू मैं एक्स इक्वल टू बी पर निकाल रहा हूँ और एक्स इक्वल टू ए पर निकाल रहा हूँ. लेकिन दोनों के दोनों फंक्शन ये हमारा कांस्टेंट नहीं है तो कहने का मीनिंग है एक्स इक्वल टू बी और ए पर हमारी, क्योंकि ए और बी आपके क्या है डिफरेंट पॉइंट है. अगर ये डिफरेंट पॉइंट है तो इन पर वैल्यू ये सेम नहीं देगा. अगर सेम नहीं है तो दैट मीन्स their difference is equal to 0. If they are different and their difference is equal to 0 so that means individually that will be equal to 0 and that will be equal to 0. So I just write down that this will be equal to 0 and this will be equal to 0. Now we know that eta x arbitrary ले लिया तो कोई भी eta x के लिए अगर ये हमेशा आपका प्रोडक्ट 0 दे रहा है at x equal to b पर तो आप कहोगे कर्ल ए बाई कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू 0 at x equal to b. सिमिलरली कर्ल बाई कर्ल वाई डैश ईटा एक्स एट एक्स इक्वल टू ए सब हमेशा हर ईटा एक्स के लिए अगर ये 0 वैल्यू दे रहा है सो वी से दैट कि जो ये डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव कर्ल बाई कर्ल वाई डैश एट एक्स इक्वल टू ए दैट विल बी इक्वल टू 0. ओके, सो कलेक्टिवली वी गेट दीज टू कंडीशन. सो जो ये कंडीशंस आती है इन्हीं को बोलते हैं हम नेचुरल बाउंड्री कंडीशन. ओके, तो हम इसको प्रिसाइज करके आप ये बोल सकते हो कि टू सोल्व दिस काइंड ऑफ द प्रॉब्लम वी हैव टू सोल्व. हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि आप ऊपर देख चुके हो कि हमें क्या करना है कि अगर हमें एक्सट्रीमल वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि वो फंक्शन आपका आइलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे.
ओके। एंड जो हमारी कंडीशन है वो बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या आई है कि एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश एट अपर लिमिट इक्वल टू जीरो एंड वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश एट एक्स इक्वल टू ए लोअर लिमिट इक्वल टू जीरो. So to solve this kind of the problem, we first solve the corresponding Euler equation and then use the boundary condition to solve to get out the arbitrary constants. Okay. तो मान लीजिए हमारे पास डिफरेंट केसेस अराइज होते हैं कि सपोज दैट कि जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन किसी एक पॉइंट पर डिफाइन है कि मान लीजिए हमारा ए पर डिफाइंड है, तो ए पर कुछ वैल्यू देगा, मान लीजिए वाई एट ए इज इक्वल टू बी, और हमारा बी पे डिफाइन नहीं है, तो लेकिन हमें जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आएंगे फंक्शन में हमारे सॉल्यूशन में, तो उसे सोल्व करने के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए. एट वाई इक्वल टू ए तो बी गिवन है, तो हमारे बी पर कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम ये सेकंड जो कंडीशन है ये वाली यूज़ कर देंगे कि एट वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी दैट विल बी इक्वल टू जीरो. सो आई जस्ट राइट डाउन कि अगर हमारा वाई एक पॉइंट पर डिफाइन है तो दूसरे पॉइंट पर हम ले लेंगे कर्ल बाय कर्ल वाई डैश एट एक्स इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो. और अगर ये बी पर डिफाइन है, सपोज दैट हमारा फंक्शन बी पर डिफाइन है, सो वी से दैट बी पर तो वैल्यू गिवन है और मैं ए पर क्या ले लूँगा कर्ल बाय कर्ल वाई डैश एट एक्स इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो. और अगर ये दोनों पर डिफाइन नहीं है तब आप दोनों पर वैल्यू ले लीजिए कि कर्ल बाय कर्ल वाई डैश एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू जीरो एंड कर्ल बाय कर्ल वाई डैश एट एक्स इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो. ओके, उनका यूज करके आप आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल दीजिए सोल्यूशन में. सो इसी पे बेस्ड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा. इट इज़ द एग्जाम्पल दैट यू हैव टू सोल्व दिस फंक्शनल. ओके, ये सोल्व करना है कि यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल व्हेन y इज डिफाइंड एट द एंड पॉइंट्स. y एंड पॉइंट्स पर हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, y दोनों एंड पॉइंट पर डिफाइन है. y जीरो पर तो क्या वैल्यू दे रहा है जीरो, और y पाई बाई टू पर वैल्यू दे रहा है वन. सेकेंड हमारा पार्ट क्या है, y इज़ नॉट डिफाइंड एट द एंड पॉइंट, कि किसी भी एंड पॉइंट पर डिफाइन नहीं है, ना ही जीरो पर ना ही पाई बाई टू पर. और थर्ड पॉइंट क्या है कि y हमारा डिफाइन नहीं है, किसी एक एंड पॉइंट पर डिफाइन नहीं है. मान लीजिए किसी एक एंड पॉइंट की मैं वैल्यू ले लूँगा, या तो y इक्वल टू जीरो ले लो, या y पाई बाई टू इक्वल टू वन ले लो. ओके, तो तीनों केसेस हम राइज करते हैं, इन तीनों केसेस का यूज करके सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सट्रीमल वैल्यू ऑफ द फंक्शनल. सो फर्स्ट पार्ट लेते हैं. सो हमारे पास जो फंक्शन है, इस जो इंटीग्रेंड है इस फंक्शनल के अंदर, वो क्या है, वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो एफ की वैल्यू आ गई वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. आई जस्ट टेक दैट. अगर मुझे एक्सट्रीमाइज करना हमारे फंक्शनल को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन शुड सेटिस्फाई द आइलर इक्वेशन. सो दिस इज योर आइलर इक्वेशन. सो यहाँ पे आप एफ के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड वाई डैश निकाली, यहाँ पर प्लेस कर दीजिए. सो आई जस्ट प्लेस दिस वैल्यू, डेरिवेटिव की वैल्यू प्लेस की. जब उसे फर्दर सोल्व किया, सो यू आर गेटिंग दैट y प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. यू नो दैट कि y हम कॉमन लेते हैं तो ये क्या बन गया आपका डी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी. इसके रूट्स आएंगे आपके डी इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा. तो कहने को नहीं, यहाँ से आपका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का क्या होगा, सी एफ, बिकॉज राइट हैंड साइड तो आपका जीरो है. सो यू से दैट सी एफ आपका क्या आ गया, सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स. सो यही आपकी वाई की वैल्यू होगी. वाई हमारा क्या आएगा, सी एफ प्लस पी आई. पी आई तो हमारा है नहीं, तो वाई विल बी इक्वल टू सी एफ, दैट विल बी योर कंप्लीट सोल्यूशन. सो इसमें हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स आ रही है, एक सी वन और सी टू. दैट मीन्स यू हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द सी वन एंड सी टू बाई यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन. और बाउंड्री कंडीशन हमारी केस वन में दी हुई है कि दोनों एंड पॉइंट पर गिवन है. वाई जीरो पर तो जीरो है और वाई पाई बाई टू पर वन है. तो वाई इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कीजिए थर्ड में, तो हमारे पास क्या मिला, सी वन इज इक्वल टू जीरो. और एक्स की वैल्यू पाई बाई टू पुट करोगे तो वाई की वैल्यू मिल रही है वन. ये वैल्यू दोनों पुट कीजिए थर्ड में, तो हमारे पास क्या मिला, सी टू इक्वल टू वन. अब C1 और C2 की वैल्यू दोनों थर्ड में रख दीजिए, तो y आपके पास क्या आ गया, साइन एक्स. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट पार्ट, कि जब आपके y जो अननोन फंक्शन है वो दोनों एंड पॉइंट पर डिफाइन है. अब हम सेकंड पार्ट लेके चलते हैं. सेकंड पार्ट में y डिफाइन नहीं है बोथ द एंड पॉइंट्स. सो सेकंड पार्ट है जब y इज नॉट डिफाइंड एट द एंड पॉइंट्स, तब आपकी नेचुरल बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, कर्ल बाय कर्ल वाई डैश एट एक्स इक्वल टू जीरो. अपर लिमिट पर और लोअर लिमिट पर दोनों पर वैल्यू उसकी क्या होगी, जीरो होगी. सो दैट मीन्स पहली एक मैं वैल्यू लेके चलता हूँ, कर्ल बाय कर्ल वाई डैश एट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो. सो कर्ल बाय कर्ल वाई डैश हमारा क्या है, एफ आपका ऑलरेडी गिवन था, तो जहाँ पर एफ का गिवन था कर्ल बाय कर्ल वाई डैश निकालोगे तो क्या आएगा, टू वाई डैश. सो आई जस्ट प्लेस दियर टू वाई डैश इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, टू वाई डैश एट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो. तो टू को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, वाई डैश एक्स
एट एक्स इक्वल टू जीरो वैल्यू पुट करता हूँ, यानी कि वाई डैश जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है। अगर मैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन यूज करता हूँ सो वहाँ पे क्या है, कर्ल बाय कर्ल वाई डैश एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू इक्वल टू जीरो। तो फिर डेरिवेटिव किया हमने एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो टू वाई डैश एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू इक्वल टू जीरो। उससे सोल्व करता हूँ तो वाई डैश एट पाई बाय टू इक्वल टू जीरो। तो कहने का मीनिंग है हमारे पास वाई डैश आ रहा है जीरो पर तो जीरो और वाई डैश एट पाई बाय टू इक्वल टू जीरो। तो वाई की वैल्यू हमारी निकल चुकी थी, सोल्यूशन आपके पास निकल चुका था, सोल्यूशन वाज देयर। ये थर्ड इक्वेशन है, ये हमारा सोल्यूशन था। तो इसको वाई डेरिवेटिव कर दीजिए तो वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, माइनस सी वन साइन एक्स प्लस सी टू कोस एक्स। सो ये वैल्यू मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ओके, सो आई जस्ट प्लेस दैट वाई डैश विल बी इक्वल टू सी वन साइन एक्स प्लस सी टू कोस एक्स। तो ये जब वाई डैश इक्वल टू जीरो हमने जीरो यूज किया तो यहाँ से सोल्व करके सी टू की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। और जब वाई डैश एट पाई बाय टू इक्वल टू जीरो यूज किया तो वहाँ से सी वन की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। लेकिन सी वन और सी टू अगर मैं दोनों के दोनों थर्ड इक्वेशन में यूज करता हूँ तो वाई आपके पास क्या आ गया, जीरो, विच इज़ द ट्रिवियल सोल्यूशन। ओके, अगर हम थर्ड पार्ट यूज करते हैं तो थर्ड में क्या है, हमारा जो अननोन फंक्शन वाई है वो डिफाइंड है, केवल एक एंड पॉइंट पर डिफाइन है। तो कोई भी एंड पॉइंट पर ले लीजिए, मान लीजिए मैं जीरो पर तो कह देता हूँ कि वैल्यू गिवन है और पाई बाय टू पे गिवन नहीं है, तो जीरो पर तो जीरो ले लिया और पाई बाय टू पे मैंने कह दिया कि सेकंड वो नेचुरल बाउंड्री कंडीशन यूज कर दी, कर्ल बाई कर्ल वाई डैश एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू इक्वल टू जीरो। ये मेरी सेकंड बाउंड्री कंडीशन होगी। तो इसको यूज करके हमने क्या किया, जब वैल्यू निकाली तो आपके पास आ गया टू वाई डैश एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू इक्वल टू जीरो, यानी कि वाई डैश एट पाई बाय टू इक्वल टू जीरो। तो अब मेरे पास सोल्यूशन यही था, थर्ड इक्वेशन से आपका सोल्यूशन था वाई एक्स इक्वल टू सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। तो वाई जीरो इक्वल टू जीरो जब सोल्व किया तो सी वन की वैल्यू आ गई जीरो, और जब वाई डैश पाई बाय टू इक्वल टू जीरो यूज किया तब भी सी वन की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। सो यू विल गेट द सोल्यूशन वाई इज इक्वल टू सी टू साइन एक्स। So that means there are infinitely many solution for this boundary condition. Okay, so in this way you have to apply the natural boundary condition to find out the extremal value of the functional. Okay, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जिस पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फंक्शनल इज जीरो, दैट मीन्स डेल्टा ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो, वो हमारा स्टेशनरी पॉइंट होता है। तो हमारे पास पहली थ्योरम है इसकी कि सो दैट द फंक्शनल इज स्टेशनरी, या फिर कहिए एक्सट्रीमल, इफ एंड ओनली इफ डेल्टा ऑफ आई इक्वल टू जीरो फॉर एवरी परमिसिबल वेरिएशन। यू हैव टू शो दैट कि जो आपका फंक्शनल है वो तो स्टेशनरी या बोलिए एक्सट्रीमल होगा इफ एंड ओनली इफ डेल्टा ऑफ आई इक्वल टू जीरो। ओके, सो यू कैन सी दैट सपोज दैट आई कंसिडर द फंक्शनल आई y विल बी इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश, ये हमारा फंक्शनल है। सो आप इसका प्रूफ यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम जस्ट राइटिंग ओवर देयर, प्लीज लुक एट हियर। हमारे पास आई गिवन है, तो आई गिवन है, अगर मैं डेल्टा ऑफ आई निकालता हूँ सो दैट मीन्स डेल्टा ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स, सो दैट विल बी इक्वल टू कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स डेल्टा एक्स प्लस कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डेल्टा वाई प्लस कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डैश डेल्टा वाई डैश डी एक्स। ओके, हम यहाँ पर x को फिक्स लेके चल रहे हैं। ओके, सो मैं आपको ये स्टार्टिंग में देखिए जहाँ पर हमारा प्रूफ गिवन है, यू कैन चेक दैट कि हमारे पास फंक्शनल था, ये हमने क्या लिया कि फिक्स x लिया, फिक्स x लिया और एक वेरिएशन की हमने एप्सिलॉन ईटा x किसमें, y में। तो हमारे पास चेंज हो गया, जब y में वेरिएशन करूँगा तो i में भी वेरिएशन हो जाएगी। तो y प्लस एप्सिलॉन ईटा करता हूँ, y में वेरिएशन की मैंने एप्सिलॉन ईटा, y में अगर एप्सिलॉन ईटा वेरिएशन करता हूँ तो i के अंदर वेरिएशन हो जाएगी i प्लस डेल्टा। ओके, डेल्टा i। सो मैंने y में एप्सिलॉन ईटा वेरिएशन की, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, f ऑफ x ऐसे कैसे, y का हो गया y प्लस एप्सिलॉन ईटा एंड y डैश क्या हो गया y डैश प्लस एप्सिलॉन ईटा डैश। तो फंक्शनल था जो चेंज होकर क्या बन गया, i ऑफ y प्लस डेल्टा ऑफ i। ओके, अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आपके पास ये टर्म बन गई, डेल्टा ऑफ y विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस। ओके, तो अगर मैं फर्स्ट टर्म को एक्सपेंड करता हूँ बाय टेलर थ्योरम, यू नो दैट कि हाउ टू ओपन इट। अभी जो हमने ऊपर की तरफ एक्सपेंड किया था टेलर थ्योरम का यूज़ करके, सो सिमिलरली उसे आप एक्सपेंड करना है। एक्स तो एज इट इज फिक्स है हमारा, तो हम क्या कहेंगे y और y डैश है, तो इसमें h हो गया हमारा एप्सिलॉन ईटा और k हो गया हमारा एप्सिलॉन ईटा डैश। तो जब हमने इसे ओपन किया तो हमारे पास आ गया f ऑफ एक्स वाई वाई डैश प्लस h इंटू कर्ल बाई कर्ल वाई प्लस k इंटू कर्ल बाई कर्ल वाई डैश
प्लस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव dx माइनस ये इंटेग्रल। ओके, अब हमें पता है कि इसका इंटेग्रल इंडिविजुअल ले लीजिए। जब इसका इंटेग्रल इंडिविजुअल लोगे आप, सो दैट मीन्स इट विल बी दिस वन एंड प्लस इंटेग्रल ऑफ दिस माइनस ऑफ दिस। अब ये आपके सेम टर्म से ये आपके कैंसिल हो जाएगी। देन दिस विल बी कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद दिस वन। ओके, हाई ऑर्डर टर्म्स को अगर मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ तो हाई ऑर्डर टर्म नेगलेक्ट करने के बाद यू आर लेफ्ट विद द प्रिंसिपल पार्ट। तो आपके पास ये प्रिंसिपल पार्ट बचेगा केवल दिस वन। और जो डेल्टा आई है हमारे पास कैपिटल डेल्टा ऑफ आई, इसका जो प्रिंसिपल पार्ट है उसे मैं स्मॉल डेल्टा ऑफ आई से शो करता हूँ। ओके, सो इसका मैं प्रिंसिपल पार्ट ले रहा हूँ। सो प्रिंसिपल पार्ट विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल डेल्टा आई। सो दैट मीन्स स्मॉल डेल्टा आई विल बी ए टू बी एप्सिलॉन ईटा कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस एप्सिलॉन ईटा डैश कर्ल बाय कर्ल वाई डैश dx। लेकिन एक्चुअल में हमारा डेल्टा आई है क्या? तो अभी जैसे बताया कि आई मैंने फंक्शनल लिया था एफ ऑफ एक्स बाई वाई डैश ए टू बी। तो अगर मैं डेल्टा ऑफ आई निकालता हूँ तो डेल्टा ऑफ आई आपका आ गया डेल्टा ऑफ दिस इंटेग्रल। जब मैं डेल्टा को अंदर लेके जाता हूँ मतलब डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ तो एफ तो आपका 3 वेरिएबल ऑफ फंक्शन है। सो ये किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होगा, कर्ल एफ बाई पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा इंटू डेल्टा वाई प्लस एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश होगा थर्ड वेरिएबल इंटू डेल्टा वाई डैश। लेकिन एक्स आपका फिक्स था, एक्स फिक्स था तो मैं कह दूँगा डेल्टा एक्स आपका क्या होगा 0। सो ये टर्म आपकी इलैप्स हो जाएगी। सो यू से दैट कि ए टू बी कर्ल बाय कर्ल वाई डेल्टा वाई प्लस ए टू बी कर्ल बाय कर्ल वाई डैश इंटू डेल्टा वाई डैश dx। सो डेल्टा की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। सो आई जस्ट रिटर्न दिस वैल्यू ओवर देयर। ओके, सो अब हमारे पास एक्चुअल में हमें ये डेल्टा की वैल्यू यही यूज करनी है, डेल्टा ऑफ आई विल बी इक्वल टू 0। तो हम नेसेसरी कंडीशन क्या यूज कर रहे हैं, हम पहले ये यूज कर रहे हैं कि हमारे पास गिवन है डेल्टा ऑफ आई इक्वल टू 0 और हमें क्या प्रूव करना है कि आई विल बी स्टेशनरी। तो डेल्टा इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। जब डेल्टा इक्वल टू 0 लिया तो डेल्टा तो आपका ये है, सो दैट विल बी इक्वल टू 0 आई टेक। सो डेल्टा इक्वल टू 0 मीन्स दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू 0। इंटीग्रल सेपरेट कर दीजिए, फर्स्ट इंटीग्रल प्लस सेकंड इंटीग्रल। अब सेकंड इंटीग्रल को मैं ओपन कर देता हूँ बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट ऐसे कैसे, फर्स्ट ये आपका ऐसे कैसे, सेकंड को इंटीग्रेट किया, सेकंड को किया तो ये आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे सेकंड का इंटीग्रल माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो डेल्टा ऑफ वाई डैश है सेकंड इंटीग्रल। ओके, सेकंड का इंटीग्रल क्या होगा, ये नीचे लिखा हुआ है कि डेल्टा ऑफ वाई डैश dx है, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो वाई डैश का मीनिंग क्या है, डी बाई डी एक्स। तो डेल्टा और डी जो डी बाई डी एक्स है दैट विल बी कम्यूटेटिव एक्चुअली। ओके, डेरिवेटिव दोनों, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा वाई लिख देंगे इसे हम, इसे लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा वाई। सो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल होगा, डी ऑफ डेल्टा वाई आपका क्या बन जाएगा, उसका अगर मैं इंटीग्रल करता हूँ तो दैट विल बी डेल्टा वाई। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लिखा है डेल्टा ऑफ वाई। ओके, सो इस तरीके से अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, सो यहाँ से ओपन करने के बाद यू कैन चेक दैट कि जो आपका फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म है ये दोनों के दोनों सेम इंटीग्रल है, इसे भी दिस वन। तो यहाँ पर हमारा डेल्टा वाई कॉमन है, डेल्टा वाई कॉमन ले लीजिए, दोनों को कंबाइन कर दीजिए। दोनों को कंबाइन करने के बाद आपके पास बनेगा इंटीग्रल ए टू बी दिस डेल्टा वाई डी एक्स प्लस आपके पास रिमेनिंग टर्म बची दिस वन। सो आई एम राइटिंग कर्ल बाई डेल्टा वाई एट ए टू बी इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या है, सेपरेट कि दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 0 बट दीज आर टर्म्स आर द इंडिपेंडेंट वन। ओके, if these are the independent one their sum is equal to 0, individually this will be equal to 0, that will be equal to 0 and this will be equal to 0. so you say that अगर मैं फर्स्ट को इक्वल टू 0 लेके चलता हूँ इंटेग्रल को, तो फर्स्ट इंटेग्रल से यू कैन से दैट डेल्टा वाई तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ, आर्बिट्रेरी लेके चल रहा हूँ। इफ डेल्टा वाई इज आर्बिट्रेरी सो यू कैन से दैट जो आपकी ये टर्म है कर्ल बाय कर्ल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ल बाय कर्ल वाई डैश दैट विल बी इक्वल टू 0। इन द सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है, वैल्यू ऑफ दिस एट बी माइनस वैल्यू ऑफ दिस एट ए इक्वल टू 0। बट ये दोनों की दोनों वैल्यू डिफरेंट है। इफ़ दिस टू आर डिफरेंट सो दैट मीन्स देयर डिफरेंस कांट बी 0। सो अगर इनका डिफरेंस 0 है सो इंडिविजुअली दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो इंडिविजुअली दैट इज इक्वल टू 0 आई टेक। लेकिन डेल्टा वाई आर्बिट्रेरी है, सो मैं कहूँगा कि कर्ल बाय कर्ल वाई डैश एट एक्स इक्वल टू बी 0 होगा और कर्ल बाय कर्ल वाई डैश एट एक्स इक्वल टू ए 0 होगा। सो आई जस्ट राइट डाउन दिस टर्म। सो हमें यही तो पता है कि हमारे पास अगर मेरे पास कोई फंक्शन आइलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और ये बाउंड्री कंडीशन दे देता है, सो यू विल से दैट कि हमारा जो आई है दैट विल बी स्टेशनरी और यू कैन से दैट आई इज एक्सट्रीमल। ओके, अब हमें रिवर्स पार्ट कन्वर्स पार्ट प्रूफ करना है। उसमें हमने क्या करना है कि आई हमारा स्टेशनरी गिवन है, हमें शो करना है कि डेल्टा आई इक्वल टू 0। सो
सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि आई स्टेशनरी गिवन है, स्टेशनरी या फिर कहिए एक्सटर्नल गिवन है, तो हमें क्या प्रूव करना है, डेल्टा आई इक्वल टू 0। तो उसी को रिवर्स वे में ले लीजिए। यू नो दैट आई हमारा क्या है, स्टेशनरी है। अगर आई स्टेशनरी है सो इट विल सेटिस्फाई द आइलर इक्वेशन। स्टेशनरी मीन्स एक्सट्रीमल, ओके। आई हमारा स्टेशनरी है तो ये आइलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और ये दो बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो अगर मैं ये दोनों बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इक्वल टू बी जीरो है और एक्स इक्वल टू ए जीरो है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ डेल्टा ऑफ वाई से, कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन लेके, तो ये वैल्यू अगर एक्स इक्वल टू बी जीरो है तो डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद भी जीरो, और ये डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद भी जीरो। अगर ये दोनों वैल्यू जीरो है तो उनका डिफरेंस भी जीरो होगा। सो दैट्स वाई आई हैव रिटन देयर डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू जीरो। तो अगर ये एक्स इक्वल टू बी और एक्स इक्वल टू ए जीरो है तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि कर्ल बाय कर्ल वाई डैश इंटू डेल्टा वाई ए से लेकर बी इज इक्वल टू जीरो। और आपके पास फर्स्ट आइलर इक्वेशन जीरो है, आइलर इक्वेशन जीरो है तो डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ये वैल्यू आपकी जीरो मिल रही है तो अगर मैं इसे डेल्टा वाई से किसी भी आर्बिट्रेरी फंक्शन से डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ और उसका इंटीग्रल लेता हूँ ए से बी, तो वो वैल्यू भी जीरो होगी। सो आई जस्ट राइट डाउन हियर दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अब ये वैल्यू भी जीरो है और ये वैल्यू भी जीरो थी, इन दोनों का सम भी जीरो होगा। सो देयर सम विल बी इक्वल टू जीरो। अगर इन दोनों का सम जीरो है तो मैं इसे अलग अलग कर देता हूँ, ये के लिए लिख देता हूँ कर्ल बाय कर्ल वाई इंटू डेल्टा वाई, दिस इज एज इट इज, और बाकी टर्म को कलेक्ट करके क्या बन गया वो कर्ल बाय कर्ल वाई डैश इंटू डेल्टा वाई डैश, ओके। नाउ इफ आई कलेक्ट दिस टर्म्स, इन टर्म्स को कलेक्ट करने के बाद दोनों इंटीग्रल को कंबाइन कर दीजिए, ए से बी कर्ल बाय कर्ल वाई डेल्टा वाई प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई डैश इंटू डेल्टा वाई डैश डी एक्स इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर मैं अपने आप से ऐड कर सकता हूँ इधर कर्ल बाय कर्ल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ओके। सो ये पूरा फंक्शन आपका क्या बन गया, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश, ओके। तो डेल्टा बाहर लिख दीजिए, तो ये ए से बी एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश आपका क्या बन जाएगा, डेल्टा, और वो बन जाएगा आपका आई, डेल्टा ऑफ आई विल बी इक्वल टू जीरो। सो इस तरह तो हमें पता चला कि अगर आई हमारा स्टेशनरी है तो डेल्टा ऑफ आई आपका क्या मिलेगा, इक्वल टू जीरो मिलेगा। सो दैट वाज द थ्योरम, ओके। So in this way we complete the two topics. On the basis of this there are some example, I will give the example in the PDF also, okay. So next topic we will discuss in the next class. Thank you very much student.